साल 2020 बाजार के लिए बड़ी चुनौतियों भरा रहा, न सिर्फ बाजार के लिए बल्कि देश और दुनिया के लिए भी। और इस साल कई सबक हमने और आपने मिलकर सीखे हैं। किस तरह से हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वेल्थ बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगती, तो बनने में भी शायद उतना वक्त नहीं लगता जितना आप सोचते हैं। और ये साल हमने देखा भी है। और अब जब हम 2021 में आ चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से बहुत कुछ सीख लेना था। और इसी को जानते हुए देखते हुए हमने शुरुआत की है इक्विटी गुरुकुल के सीजन 2 की, जो जी बिजनेस और बीएसई का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड साथ मिलकर ला रहा है। और इस सीरीज में हम आपको मिलवा रहे हैं बाजार के ऐसे जाने माने दिग्गजों से, जिनसे मिलकर, जिनको उनके अनुभव को देखकर समझकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है और उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। आप सब उन्हें भलीभांति पहचानते हैं। हिंदुस्तान में कामकाज करने वाली दिग्गज एफआई क्रेडिट स्विस के एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी के वो हेड है। और उनकी बड़ी गहरी पकड़ दुनिया भर के बाजारों पर तो है ही, क्योंकि वो इतनी बड़ी एफआईज को हेड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाजारों की और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। तो आज की इस गुरुकुल के इस एपिसोड में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे दो बातों पर। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट्स का, एफआईज के रवैये का, बाहर के बाजारों का क्या असर आपके पोर्टफोलियो पर पड़ता है, उससे आपको क्या सीखना चाहिए। नीलकंठ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला और हमारे इक्विटी गुरुकुल में आए, उसके लिए धन्यवाद सर। सबसे तो जब भी इस तरह की कोई क्राइसिस आती है तो कोई अगर स्टूडेंट है, कोई ऑब्जर्वर है, तो उसके लिए इट्स लाइक जो कहते हैं ना कि गाड़ी चल रही है और अंदर के मूविंग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जैसे वो 2008-9 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तो उसके बाद ये एक साफ देखने को मिला कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, इनफॉर्मल फर्म्स का क्या रोल होता है, कैसे मतलब जीडीपी का स्प्लिट होता है। जैसे अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो उसमें सरकार को कितना जाता है, उसमें हाउस होल्ड को कितना जाता है, कितना रिटेन्ड अर्निंग कंपनी का होता है, कंपनीज के बीच में कैसे कंपटीशन होता है, सप्लाई चेन्स में कैसे बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को निचोड़ती हैं। तो ये काफी कुछ अच्छा देखने को मिला। मार्केट के हिसाब से ये दिखा कि कैसे जब एक बार एक बहुत झटका लगता है हाई अनसर्टेनिटी का, तब लोग डर गए कि और उसमें इकोनॉमी का डर तो एक तरफ था, लोगों का खुद का जो अपने और अपने परिवारजनों का के हेल्थ को लेकर डर था, वो मार्केट में दिखने लगा। इंटरनल्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, ये सब काफी कुछ देखने को मिला। और उसके साथ ही जब इस तरह का डिसरप्शन होता है तो कैसे फोरकास्ट्स अनहिंज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, FY22 जो आने वाला फिस्कल ईयर है जी, आप अगर FY21 को एक गैप ईयर मान लें कि भाई कुछ हुआ इसमें, ऊपर पहले नीचे गए फिर ऊपर आए, भूल जाएं, FY22 वर्सेस FY20, FY20 भी मोर और लेस अनटच था, लास्ट के 15 दिन प्रॉब्लम हुई। नाउ हुआ क्या है कि FY20 से अगर आप 100 मान लें तो फरवरी 2020 में FY22 113 पे था। कंसेंसस एक्सपेक्ट कर रही थी 113 होगा रियल टर्म्स में, और वो घट के -1 हो गई थी सितंबर तक। अब वो बढ़ रही है। जैसे आप IMF का जो लेटेस्ट फोरकास्ट था, पहले वो एक महीने पहले तक -2.4 था, अब +2.6 है, यानी 2-3 महीने में ही उन्होंने 5% से FY22 के लेवल को बढ़ा दिया जी। और मुझे लगता है कि ये जो +2.6 है वो 6 to 7 भी हो सकता है। और अगर सरकार के जो फिस्कल स्पेंडिंग प्लान है वो चल गए तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये कि कितने जोर से फोरकास्ट चेंज होते हैं, ये भी देखने को मिला। इस तरह का फोरकास्ट वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर एनीवन इन द मार्केट्स। बिल्कुल। तो ये पहला बड़ा आपको लेसन है 2020 से कि किस तरह से आप जो सोचते हैं, जो उम्मीद लगाते हैं, जो प्रोडिक्शन करते हैं, वो बदल सकते हैं और दोनों तरफ बदल सकते हैं। बुरे भी हो सकते हैं जो सोचे उससे, और अच्छे होने में भी वक्त नहीं लगता।
आप चूंकि दोनों इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स पर गहरी पकड़ रखते हैं, मैं इंडियन मार्केट्स में बाद में आता हूं। पहले एक बार आपकी जो ग्लोबल मार्केट्स की एक्सपर्टाइज है उससे मैं समझना चाहता हूं, खास तौर से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आमतौर पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि अमेरिका में क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत डाउ और नैस्डैक देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को एक आम रिटेल इन्वेस्टर हिंदुस्तान का कैसे समझे और वहाँ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम की बातें क्या है जो उसे देखनी समझनी चाहिए, ये बताएं सर। ये कोई ऐसा, ये बहुत ही आसान कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, बट जानना ये जरूरी है कि BSE 500 जो कि जो 500 स्टॉक सबसे बड़े हैं, उनमें उसमें 20-21% होल्डिंग FIIs की है। अगर आप फ्री फ्लोट देखें, जो मतलब प्रोमोटर को हटा दें, तो जो बाकी जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं उसमें से 40% FIIs के हैं। ये इक्विटी मार्केट पहला मार्केट है जो पूरी तरह से खोल दिया गया, राइट, जिसमें आना जाना मोर और लेस अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए बाहर के मार्केट्स में क्या होता है उसका हमारे मार्केट्स पे असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी मार्केट, कोई भी, अगर जो कहते हैं ना आर्बिट्राज, जैसे मान लीजिए एक ही स्टॉक आपने NSE पे खरीदा या BSE पे खरीदा, तो अगर उसमें गैप आता है तो कुछ लोग उसको भी आर्बिट्राज करके बंद कर देते हैं। तो वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए US इक्विटीज, यूरोपियन इक्विटीज, चाइनीज इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, सबका अलग अलग डायनामिक है, अलग अलग कंपनीज हैं जो प्राइस टू अर्निंग्स हैं, जो वैल्यूएशन मल्टीपल कहते हैं। तो इंडिया का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल वर्सेस US और ग्लोबल प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है एक बैंड में मूव करता है। जब इंडिया का पर्टिकुलर और सेंटिमेंट पर्टिकुलरली इंडिया को लेके अगर बहुत मंदी का होता है तो वो हल्का सा डिस्काउंट पे आ जाता है, -5, -8%, और जब बहुत तेजी होती है तो वो +20, समटाइम्स +30 भी हो जाता है। तो वो +30, और तो अगर जब वो टुवर्ड द बॉटम एंड ऑफ द रेंज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इंडिया आउट परफॉर्म करने वाला है। अगर वो टॉप एंड ऑफ द रेंज आता है तो लगता है कि इंडिया जो है वो अंडर परफॉर्म करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म एलोकेशन करके कि भाई इतने पैसे मुझे 20 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, मैं इनको इतना डेट में, इतना इक्विटी में, तो जो आपके ज्यादातर एडवाइजर्स बताते होंगे, मेरा भी वही एडवाइस रहेगा कि इसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स को पकड़ के उतना रिसर्च कर पाना। अगर आप किसी सेक्टर में हैं, आप उस सेक्टर में, जैसे मान लीजिए कोई कार की फैक्ट्री में काम करता है, उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में ज्यादा पता है, उसको दिख रहा है कि कोई एक कंपोनेंट कंपनी है जो बहुत अच्छा काम करती है, उसके जब इंजीनियर आते हैं तो उन लोगों को सब कुछ पता होता है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, तो उसका स्टॉक स्पेसिफिक खरीदने में कोई नुकसान, मतलब इनफैक्ट देन यू हैव एन एज ऑन द मार्केट, आपको मतलब मार्केट से ज्यादा पता है। लेकिन इन जनरल स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा नॉलेज होना, ट्रेडिंग टिप्स पे ट्रेड करना, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब नीचे गिरता है तो फिर सब लोग साइड से खड़े हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना, एक सर्टेन पूल ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स को एज स्पेसिफिक इक्विटीज में एलोकेट करना, ये सब ज़्यादा जरूरी है, वो करें। और सर वैसे आपकी रिसर्च बहुत जानी मानी और पूरे मार्केट में बड़ी एक्सेप्टेड है। मैं बड़ा प्रशंसक हूँ क्योंकि जिस तरह की गहरी रिसर्च आप करते हैं, आप बड़े मोडेस्ट है, कह रहे कि हमारी कभी कभी सही हो जाती है, लेकिन आपकी रिसर्च ज़्यादातर वक्त सही और सटीक होती है। अच्छा, एक और हमारे रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर जो देखते हैं वो FIs की खरीदारी और बिकवाली, और एक आम धारणा हमारे निवेशकों में ये कि FIs खरीदेंगे तो मार्केट चलेगा, FIs बेचेंगे तो मार्केट बढ़ेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त या इन्वेस्टमेंट करते वक्त FIs की खरीदारी या बिकवाली पर कितना फोकस करना चाहिए और उससे क्या संकेत लेने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग दो तरह से देखेंगे। जैसे एक ये है कि उनके खरीदने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट, कि मतलब वो जो ट्रेडिंग इम्पैक्ट होता है कि सडनली उन्होंने $10 बिलियन इंडिया में डाल दिया तो मार्केट जोर से भाग गया, उसको अलग से देखेंगे। दूसरा ये जो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एडवांटेज, कि उनको इंडिया के बारे में हमसे ज्यादा पता है क्या, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है कि वो बाहर से देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। कभी कभार होता है, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि यहाँ बीमारी फैल रही है तो फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर अपने डर के कारण उनके इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे असर पड़ना शुरू हो गया था कि वो रिस्क कैसे लेंगे, नहीं यार मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मेरे किसी रिलेटिव को हो गया, और बहुत दुखद कहानियां, लेकिन
इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं था उसका, लेकिन फिर भी असर पड़ता है। तो ये कहना कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको समहाउ इंडिया के बारे में हमसे ज़्यादा पता है या इंडिया के इक्विटी मार्केट्स को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकता है, तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो है आसान है, ये कहना कि भई ये एक्सट्रीमली अनलाइकली है कि कोई यूएस में बैठ के इंडिया के नुएंसेस को आपसे ज़्यादा समझ सकता है, राइट? ये मानना कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन एडवांटेज है कि अगर वो खरीद रहा है, ज़रूर इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है। ये भाई अखबार तो आप इंडिया के उनसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन एडवांटेज की कहानी है। ओके। फिर आते हैं इस पे कि ट्रेडिंग एडवांटेज कि जो ट्रेडिंग फ्लोज की अगर बहुत पैसा अगर सडनली वो $5 बिलियन इंडिया से ले जाते हैं 1 महीने में, तो मार्केट गिरेगा। अगर वो $5 बिलियन लगाते हैं तो मार्केट चलेगा। अब वो पैसा कब आने वाला है उसको टाइम करना, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि ये मतलब इज नॉट नो बेटर देन गैम्बलिंग मेरे हिसाब से। ये प्रेडिक्ट करना कि एफआईआई आज को टर्न करने वाला है। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, और हमारे पास भी कुछ टेक्निकल मॉडल्स होते हैं जो बहुत हम लोग को रिफाइन करना पड़ता है, उससे हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर पाते हैं, बट वो भी मतलब एक जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, जिसका कि अपना भी बहुत काम है, फैमिली का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, उसके पास इतना समय ही नहीं होगा, ना इतनी एक्सपर्टीज होगी कि वो कि इस महीने में पैसा आने वाला है, ये प्रेडिक्ट कराना बहुत मुश्किल है जी। आप अगर एफआईआई की कैरेक्टरिस्टिक देखें, और ये चीज बहुत जरूरी है कि एफआईआई का पैसा कहाँ से आता है। ये कहीं कोई मतलब वो ब्रह्मांड से कोई किसी ने फेंक दिया, ऐसा तो होता नहीं है जी। ये आता है कि यूएस में या यूरोप में या जापान में या चाइना में या ऑस्ट्रेलिया में कोई रिटेल इन्वेस्टर है, कोई हाउस होल्ड है, उसने पेंशन फंड में पैसा लगाया, उस पेंशन फंड ने सोचा कि ठीक है अभी मेरा इमर्जिंग मार्केट में एलोकेशन काफी कम हो गया है, चलो मैं थोड़ा इमर्जिंग मार्केट में एलोकेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फिर उसने वो पेंशन फंड ने एक एफआईआई फंड मैनेजर को पैसे दिए कि भाई ये ले तू $2 बिलियन तुम्हारा इमर्जिंग मार्केट फंड है, राइट? अब वो जब वो 2 बिलियन आएगा तो उस मान लीजिए कि उस फंड के पास 10 बिलियन थे, उसने 8% इंडिया में लगाया था, तो वो 2 बिलियन भी 8% के एलोकेशन से इंडिया में लगा देगा। तो यही डिसीजन होता है। इसको प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत आसान नहीं है, और ये भी अज्यूम करना कि वहां पे 0% इंटरेस्ट रेट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने एनालिसिस की थी एशिया लेवल कि 2012-13 से लेके 2019 तक, जबकि लास्ट कंफर्म डेटा है, डिस्पाइट नेगेटिव डिपॉजिट रेट्स, जो लोग कहते हैं कि भाई वहां पे तो 0% इंटरेस्ट रेट है, सब लोग आके इंडियन इक्विटीज खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे भाई? क्योंकि वहां पे 0% इंटरेस्ट रेट इसलिए भी है कि वहां पे रिस्क अवर्जन हाई है। तो जहां यूरोप में जहां पे कि डिपॉजिट रेट्स नेगेटिव हो गए, फिर भी अगर हाउस होल्ड 7 साल के 100 रुपए बचा रहा था, वो 60 रुपए डिपॉजिट में ही डाल रहा था। तो 2007-8 में जब पूरी दुनिया में तेजी थी और सब लोग जनरली बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि दुनिया बहुत आगे से तेजी से आगे बढ़ेगी, सबका फायदा हो रहा था, सेंटिमेंट अच्छा था, तो 20-25% ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीमेंटल हाउस होल्ड डिपॉजिट जो है वो इक्विटीज में जाता था, मतलब सॉरी डिपॉजिट में जाता था। अभी जब इंटरेस्ट रेट, उस समय इंटरेस्ट रेट भी 3-4% या 2% होते थे, अब जब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, -10 बेसिस पॉइंट्स, -20 बेसिस पॉइंट्स, तो वो 20-25% जो है वो 65% हो गया है। तो ये मानना कि वहां पे इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सब लोग आके इंडियन इक्विटीज खरीदेंगे, ये डिसीजन भी फ्लोज के हिसाब से गलत है। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सेंस बनता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो इक्विटीज ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, बट ये अज्यूम करना कि पैसा बाहर से आता रहेगा, ये भी गलत है। और अभी डोमेस्टिक ओनरशिप भी स्टॉक मार्केट में काफी बढ़ गई है, राइट। तो जैसे वो मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का वो मतलब अब 14-14.5% हो गया है, अच्छे का। तो मुझे नहीं लगता कि एफआईआई का जो ये ऑब्सेशन है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ष हुए हैं 2012 में, जैसे $20-25 बिलियन, मतलब उसी आसपास में, एग्जैक्ट ईयर भूल रहा हूँ, मतलब 5 साल तक 15 से $20 बिलियन आता रहा, मार्केट कहीं नहीं गया। एब्सोल्युटली। और 2-3 साल जैसे 2017 के बाद से जो मार्केट में रैली आई, तो उसमें एफआईआई से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि एफआईआई का ये ऑब्सेशन जो है ये किसी भी हिसाब से सही है। अगर इंडिया की इकोनॉमी में अच्छा रिबाउंड हो रहा है, वो तो आप एफआईआई से ज्यादा जानेंगे ना। मतलब हमें तो यहाँ बैठ के दिख जाता है कि अरे
वो जी। चचेरा भाई था, उसकी नौकरी चली गई थी, यार देखो उसको लग गई नौकरी। जी, तो ये तो आपको ज़्यादा दिख रहा है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और आपने सर 2 मिथ एकदम साफ कर दिए कि ये गलत धारणा है कि एफआईज़ आकर खरीदेंगे तो ही तेज़ी होगी, या एफआईज़ बेचकर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे आपने जो बेहद इंटरेस्टिंग बात कही कि फोकस इंडिया पर करिए, क्योंकि आपको इंडिया के मार्केट के, यहाँ की कंपनियों के, यहाँ की इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा पता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये 2 बातें बेहद साफ है। तो अब मैं दूसरी वाली बात पर आता हूँ, इकोनॉमी को लेकर, चूँकि आपकी गहरी पकड़ है, आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी कुछ लिखते भी हैं, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या ऐसा मजबूत आपको दिख रहा है, और कौन से सेक्टर्स, थीम्स मजबूत दिख रही है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के काम की हो सकती हैं? सी इसमें थोड़ा अगेन थोड़ा पीछे देख के फिर तब आगे बढ़ेंगे। तो जी। 2010 के आसपास अगर कोई भी इकोनॉमी का फोरकास्टर था, तो वो 8+6 फॉर्मूला लगाता था कि 8% रियल ग्रोथ, 6% इन्फ्लेशन, तो 14% पे नॉमिनल जीडीपी जो है वो ग्रो करती रहेगी। ये मतलब कॉमन बिलीफ था। धीरे धीरे ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का नंबर कम होता गया, 6% का अब हम लोग 4, कोई भी फोरकास्ट करता है तो 4 लेके चलता है। बट रियल ग्रोथ भी गिर रही थी। तो 8% जो मीडियम टर्म सोचते थे कि इंडिया इतना तो ग्रो कर ही लेगी, तो वो गिरते गिरते 7 हो गया था। लास्ट ईयर पैंडेमिक के पहले भी वो 6 तक आ गया था, कुछ 6 साढ़े 6 पे थे लोग, और पैंडेमिक के बीच में लोग 5 साढ़े 5 भी पहुंच गए थे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि 5 के नीचे भी हो सकता है। अब वो नंबर जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। मतलब अगर कोई अगले 5 साल का फोरकास्ट करता है तो मेरे हिसाब से उसको 6.5 के नीचे तो नहीं लेना चाहिए। और इसका, और मैं इसमें FY22 का रिबाउंड को छोड़ रहा हूँ, मतलब वो तो स्टैटिस्टिकल रिबाउंड है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजह है। एक ये कि पिछले 3-4 महीने में, एंड बजट वाज अनदर रीअफर्मेशन ऑफ दैट व्यू, कि सरकार बहुत प्रो ग्रोथ हो गई है। हुँ, हुँ। 2010-12 के बाद पूरी इकोनॉमी एक ये क्या कहें, आत्ममंथन, या जो कहिए, जो उसका मतलब पर्गेटरी से निकल रही थी, कि वो जो पिछले एक्सेसेस थे कि बहुत करप्शन हुआ, बहुत गलत कंपनीज का बहुत पैसा बन गया, वो सब कंपनी उड़ गई हैं, हुँ, हुँ। राइट। लेकिन वो हुआ बैंक्स में एनपीए आए, और समहाउ पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ से फोकस हटके और साफ सफाई पे लग गया था, जो भी शायद जरूरी था। हुँ, हुँ। लेकिन अब वो फेज हमारे पीछे हो गया। सो बैंक के बैलेंस शीट सब रीजनेबली क्लीन हो गई हैं। अब सरकार भी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रही है। जैसे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स आई, जो 15 नवंबर को हुँ, सरकार ने 10 नई स्कीम अनाउंस की, राइट। 3 पहले थी, अभी कुल राइट, मिला के उन 13 स्कीम्स में 2 लाख करोड़ सरकार दे रही है कंपनीज को ग्रो करने के लिए। राइट। ये मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार कंपनीज को बोल रही है कि अगर तुम 50% रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल में दिखा दो, या हर साल का एक टारगेट देके कि इतना अगर ग्रो करोगे तो मैं इतने पैसे तुमको दूंगा। ये कभी हुआ ही नहीं। हुँ, और सरकार साथ में बोल रही है कि अगर 20 कंपनीज ने उस लिस्ट के लिए अप्लाई किया, तो जो सबसे बड़ी कंपनीज होगी उन्हीं को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन सेक्टर्स में हम एक्सपोर्ट चाहते हैं, तो हम प्रोडक्शन पे इंसेंटिव दे रहे हैं। हुँ, लेकिन उम्मीद ये है, क्योंकि इन मार्केट जैसे कार्स हैं या अभी मोबाइल हैंडसेट्स हैं, इन सब में हमारा ऑलरेडी नेट सरप्लस है। मतलब हम इतना बनाते हैं, उसमें से काफी एक्सपोर्ट होता है, तो और बनाएंगे तो और एक्सपोर्ट होगा। तो हुँ, अगर एक्सपोर्ट करना है तो बड़ी कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि उनको बड़े मार्केट में जाके झगड़ा करना, मतलब लड़ाई करनी है मार्केट में, तो राइट। दे विल बी एबल टू डू इट बेटर। ये प्रो ग्रोथ टर्न जो है गवर्नमेंट का, वो इस बजट में भी दिखा कि सरकार जान रही है कि अब हमें वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो अभी तक क्या था कि सरकार, जब भी किसी को सरकार में किसी को बताओ कि भाई फिस्कल डेफिसिट को कैसे एड्रेस करना है, तो उनको कहता था कि हम खर्चा कम कर देते हैं। बट अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट इज टू ग्रो रेवेन्यूज। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, टैक्स भी ग्रो करेगा, और फिस्कल डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो पहले इकोनॉमी को ग्रो कराना है, और आई थिंक ये ग्रोथ फोकस जो है सरकार का काफी अच्छे से दिखा है लास्ट 2-3 महीने में। दूसरा, रियल एस्टेट मार्केट। हुँ, हुँ, 5-6 साल से रियल एस्टेट मार्केट बड़े बड़े शहरों में काफी मंदी में था। बिक नहीं रहे थे, इन्वेंट्री बनी हुई थी, तो बनना तो बंद ही हो गया था। अब फिर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप कर रही है, क्योंकि अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का भी डिमांड बढ़ रहा है। तीसरा था कि काफी हद तक वो ऑटो साइकिल के कारण, मतलब जो BS4 टू BS6 किट का ट्रांजिशन हो रहा था, तो उसके कारण इन्वेंट्रीज गिरी थी, वो इन्वेंट्री बननी है। और उसके ऊपर कि जब ये PLI स्कीम्स
जब फाइनलाइज होंगी, अभी तो 1 आध महीना है, उसके बाद जो कंपनी जीतेंगी उनको नया इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये नई फैक्ट्रीज पे ही अप्लाई करता है, तो वो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर 4-5 साल का ग्रोथ पैटर्न देखना है तो मेरे हिसाब से वो ग्रोथ अभी काफी स्ट्रांग रहेगा। तो इसका मार्केट में क्या करें? आई थिंक मार्केट में ना आप एक पैटर्न देखें कि जब जनवरी फरवरी तो जो था मार्च अप्रैल में जब इन्वेस्टर को पैसा लगाना था, तो सब लोग ये देख रहे थे कि भाई FY22 की अर्निंग्स किसकी सेफेस्ट हैं। तो सब लोगों ने फार्मास्यूटिकल स्टॉक खरीदे, सब लोगों ने स्टेपल्स खरीदा कि लोग भाई साबुन तेल तो लगाएंगे ही, लोग दवा तो खाएंगे ही। एक्चुअली आप देखें तो FY22 की अर्निंग्स, जो FY22 की फोरकास्ट अर्निंग्स थी, वो मार्च और सितंबर के बीच में इन 2 सेक्टर्स में गिरी नहीं, फार्मा की तो बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि दवा ज्यादा खाएंगे लोग। जून के महीने से फिर हमने कहा कि भाई अब IT सर्विसेज के में भी काफी अर्निंग सिक्योरिटी है, क्योंकि वहां पे भी रेवेन्यू की वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो फिर वो स्टॉक्स में भी पी मल्टीपल्स बढ़ने शुरू हो गए। सितंबर अक्टूबर के बाद से जब ये साफ हो गया कि पैंडेमिक और इकोनॉमी का लिंक जो है काफी हद तक ब्रेक हो गया है, उसके बाद से जो जिन स्टॉक्स में अर्निंग्स बहुत कट गई थी और उनके अर्निंग्स में अपवर्ड रिविजन आ रहे थे, मतलब जो FY22 का फोरकास्ट उनका ऊपर बढ़ रहा था, उन स्टॉक्स में फिर इंप्रूवमेंट आई है। मेरे ख्याल से बैंक्स का जो रिबाउंड है वो मेरे ख्याल से चलता रहेगा। एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेंड है जो मैं समझाना चाहूंगा कि एक बैंक्स में होता है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो सरकार जो बैंक्स जो हैं वो जो आपसे डिपॉजिट में 3-3.5% आपको देती हैं और लोन में 7-8% देती हैं, उसके बाद उनका जो खर्चा गया वो जो पैसा बचता है तो वो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें से उन लोगों को प्रोविजंस निकालने होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनमें कुछ खराब हो गए तो उनको आपको राइट डाउन करना होता है वगैरह। 2 साल पहले तक वो अगर 100 रुपए का प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहे थे तो 80-85 रुपए उनको प्रोविजन लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि पुराने बैड लोन्स का क्लियरेंस चल रहा था। राइट। तो जो नेट प्रॉफिट या जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा था वो 15-20 रुपए ही आ रहा था। अगर वो 80-85 की जगह 60 हो जाता है तो वो 20 रुपए का प्रॉफिट जो है आपका 40 हो जाता है, तो रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है। और उसके ऊपर जो लोन ग्रोथ लगातार स्लो होती जा रही थी, जो एक समय था जब 20-22% सिस्टम लोन ग्रोथ बैंक्स का होता था, वो कट के 6-7% हो गया है। तो जब लोन ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है वापस, और जैसे ग्रोथ आती है तो जो NPA का नंबर भी कम होना शुरू होता है, तो ये एक अर्ली स्टेज ऑफ दैट साइकिल है। मेरे हिसाब से ये बैंक्स में स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है ऑलरेडी, मेरे ख्याल से और अच्छा करेंगे। दिसंबर के बाद से जब हमने ये देखा कि जब सरकार खुद ग्रोथ को पुश कर रही है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है कि वो इंडस्ट्रियल्स का भी ग्रोथ अच्छा आएगा। और इन स्टॉक्स में 4-5 साल से कुछ हुआ नहीं था, पैसा भी कोई ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ प्राइस्ड इन है। तो हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल्स और बैंक्स ये 2 सेक्टर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा अपसाइड है। ये पिछले मतलब बजट के बाद 2-3 दिन में काफी स्टॉक्स बढ़े हैं, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर कोई 12 महीने का परफॉर्मेंस देख रहा है तो इन स्टॉक्स में फिर भी अच्छा अपसाइड हो सकता है। बिल्कुल। तो ये आपने पूरी तरह से बताया कि इन्वेस्टर्स को किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स को देखना चाहिए और किस तरह से इंडियन इकोनॉमी पर फोकस करते हुए आगे इस तरह के मुश्किल हालात में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए। नीलकंठ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस के लिए, आपने वक्त निकाला और इक्विटी गुरुकुल के सीज़न 2 में आपने हमारे दर्शकों को अपने अनुभव का पूरा लाभ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इक्विटी गुरुकुल के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या करें? शेयर चुनाव के समय मैनेजमेंट के बारे में जानकारी जरूर हासिल करें। शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। शेयर खरीदने से पहले अपने पास मौजूद फंड को जरूर देखें। क्या ना करें? शेयर ट्रेडिंग में निवेश के जोखिम को जरूर ध्यान में रखें। किसी की ओर से हाई रिटर्न के झांसी में न आए। पोस्ट डेटेड चेक के जरिए गारंटीड रीपेमेंट जैसे आश्वासनों का भरोसा ना करें।